गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपने नॉन फाइनाइट वर्ब में जेरेंड के यूज को ना, और जेरेंड के हम काफी रूल्स कंप्लीट कर भी चुके थे। अब आप लिखेंगे रूल नंबर 13। कल मैंने एक होमवर्क दिया था करके आए हैं क्या? पढ़कर आए हैं? गुड। तो नाउन टॉपिक में जब हमने अपोस्ट्रोफी कॉमा वाला और ये कॉन्सेप्ट जब पढ़े थे तो उसमें एक रूल डिस्कस किया था कि पजेसिव जब भी हमें कोई नाउन बनानी होती है, कितने टाइप से बना सकते हैं? दो टाइप से। एक तो बनाते हैं ओएफ की हेल्प से और दूसरा बनाते हैं अपोस्ट्रोफी कॉमा की हेल्प से बनाते हैं। अब इसमें हमने एक रूल डिस्कस किया था कि अपोस्ट्रोफी कॉमा वाली जो स्ट्रक्चर है वो किसके साथ आती है? एनिमेट जो होता है या पर्सन लाइक की हम बात कर रहे हैं, और जो पर्सन लाइक नहीं है उसके साथ हम ओएफ का यूज करेंगे। यही रूल पढ़ा था। अब इसी रूल को यहां अप्लाई करना। अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस जो है वो कैसा सेंटेंस है? एक्टिव सेंटेंस है, तो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस कैसे करोगे? एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में डिफरेंस कैसे करोगे? बी की फॉर्म वाला ही देना है। ऑब्जेक्ट का तो पता कैसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? थर्ड फॉर्म वाली स्ट्रक्चर मिलेगी। और अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर मतलब सेंटेंस कैसा है? एक्टिव है। तो यदि सेंटेंस एक्टिव है और उस एक्टिव सेंटेंस में मान लीजिए कोई पर्सन दे रखा है और पर्सन के प्लस में आपको मान लीजिए जेरंड फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखी है? तो इस पर्सन के प्लस में आप अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस का यूज करेंगे। यानी जेरंड और पर्सन के बीच में आपको अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगाना पड़ेगा। लेकिन ये केवल कब होगा? जब एक्टिव सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस है कैसा? पैसिव सेंटेंस है और पर्सन जब आ रहा है तो पर्सन के आने के बावजूद भी इसके तुरंत बाद में क्या लग जाएगा? जेरंड लग जाएगा। वहां आपको अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगाने की आवश्यकता नहीं है इफ द गिवन सेंटेंस इज पैसिव। अगर दिया गया सेंटेंस कैसा है? पैसिव है तो। क्लियर? जैसे ही डज नॉट अप्रूव राम्स कमिंग लेट इन द ऑफिस। मान लो ये सेंटेंस आया। अब यहाँ पूरे सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि पूरा सेंटेंस कैसी सेंस में है, कैसी स्ट्रक्चर में है? एक्टिव स्ट्रक्चर में। कहीं पर भी बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। यहां पर्सन आ रहा है, उसके बाद जेरेंड आ रही है, तो क्या लगा दिया हमने? अपोस्ट्रोफी कॉमा एस लगा दिया, और ये लगाना आवश्यक भी है। लेकिन अगर सेंटेंस अगर मान लो ये सेंटेंस आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि पहली बात तो हमने देखा कि अपोस्ट्रोफी कॉमा एस लग रहा है तो चलो ठीक है, पर्सन के साथ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेंटेंस इज पैसिव। कैसे पता लगा? बी की फॉर्म प्लस, और बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म जब भी आती है तो वहां आप चाहे पर्सन क्यों ना आ रहा हो उसके बावजूद वहां अपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज नहीं करते, और ये सेंटेंस डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, डू यू अप्रूव राम बीइंग पनिश्ड। ये आपको विशेष याद रखना है। क्लियर कंसेप्ट? फिर आता है आपका रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में होता है कि सेंटेंस भले ही कैसा भी हो, और अगर वहां मान लीजिए आपके कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट दिया गया है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट दिया गया है कोई भी,
तो उसके तुरंत बाद में आप किसका यूज करेंगे? सिर्फ जेरंड का यूज करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हो जो नॉन पर्सन लाइक होता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं लगाया जाता। ये हम नाउन टॉपिक में पढ़ चुके हैं और इसलिए नाउन को रिवाइज करने के लिए मैंने आपसे कहा था। जैसे कि he is not happy about the trains coming late। ये मान लो सेंटेंस आपको दिया गया और इसमें कहा गया कि बताइए सेंटेंस सही है या गलत है। तो सेंटेंस एक्टिव है और एक्टिव को ही सिर्फ याद नहीं रखना है कि एक्टिव में अपोस्ट्रोफी कॉमा एस लगने का कंसेप्ट सर ने बताया था, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर इनएनिमेट नाउन है, ट्रेन कैसे नाउन है, इसके बाद में जेरंड फॉर्म लग रही है, तो यहां आप अपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज नहीं करेंगे। तो ये कंसेप्ट इस तरीके से न आकर और सिर्फ क्या आएगा, यहां पर बिना अपोस्ट्रोफी कॉमा एस होगा और सेंटेंस हो जाएगी इज नॉट हैप्पी अबाउट द ट्रेन कमिंग लेट। ये सेंटेंस ऐसे बनते हैं और ये हैं आपके जेरंड के रूल्स। क्लियर कंसेप्ट? नोट कर लो, ये लास्ट में ये 2 रूल बच गए थे तुम्हारे। हाँ भाई, कंप्लीट है क्या? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। हेडिंग डालेंगे हम द यूज ऑफ इंफिनिटिव। द यूज ऑफ इंफिनिटिव। अब इंफिनिटिव की अगर हम बात करें तो इंफिनिटिव कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? कॉमन एंड बेयर इंफिनिटिव। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कॉमन इंफिनिटिव। कॉमन इंफिनिटिव हम डिस्कस करेंगे। कॉमन इंफिनिटिव जो है इसका पहला रूल है कि कॉमन इंफिनिटिव कैन बी यूज्ड सिमिलर टू जेरंड इन सम रूल्स। कुछ रूल्स ऐसे हैं जब ये जेरंड के समान काम में आ जाती है, और जेरंड के समान काम में आने का मतलब है कुछ रूल्स के अंडर का मतलब है होता है जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स थे ना आपके, उन स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स की बात करें तो उनमें से 5 पॉइंट ऐसे हैं जिन जगह पर ये नॉन फाइनाइट के अंडर में इंफिनिटिव में भी कॉमन इंफिनिटिव आ सकती है। कौन कौन से रूल्स हैं? रूल नंबर फर्स्ट कहता है एज अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम कहें टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। गुड फॉर हेल्थ। यहां हम इस सेंटेंस को यूज कर रहे हैं और इस सेंटेंस की जगह अगर हम ये भी कर देते ना वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग तो भी सेंटेंस सही है। तो यानी जेरंड को रिप्लेस कर सकता है कॉमन इंफिनिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी एज अ सब्जेक्ट ये काम में आ जाता है। रूल नंबर सेकंड कहता है एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। यानी किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम में आ सकता है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ही डज नॉट want टू स्विम here। अगर मान लीजिए उसने ये लिखा he does not want to swim here, तो यहां पर ये वर्ब आ गई और वर्ब के बाद में क्या आ गई? कॉमन इंफिनिटिव। तो इसका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, कैसे पता लगेगा? वर्ब के बाद है इसलिए, और वर्ब के बाद है इसलिए जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं हम he is dancing there। वर्ब के बाद क्या आ रहा है? there। क्या है ये? वर्ब का क्या है?
इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। राज तो मना कर रहा है, क्यों राज? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। उनको फॉलो नहीं कर रही। तो यानी वर्ब के बाद जो आए वो ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बताया था। ऐसा मैंने बताया था कि ये रूल तुमने अपनी तरफ से बनाया है, और तुम अपनी तरफ से अगर कोई ऐसा रूल बनाते हो तो सीधी सी बात है वो गलत होगा, क्योंकि अभी तुम रूल बनाने लायक नहीं हुए हो, एक्सपर्ट इतने हुए हो क्या प्रियांशी? नहीं हुए ना। तो फिर वर्ब के तुरंत बाद, अब इसमें देखो, जैसे हमने ये पढ़ा ही रीच्ड होम, यहां होम क्या है? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन यहां ये वर्ब के तुरंत बाद एक नाउन आ रही है, और ये जो एक्टिविटी है इस तरीके की वो ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी होती है, कि जब कभी भी कोई नाउन प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद आ जाता है तो वो एक्टिविटी या वो सिचुएशन ऑब्जेक्ट की बनती है। अब काम तो कर रहा है ये ऑब्जेक्ट का, लेकिन बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो दोनों को मिलाकर हम इसको जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं लोकेटिव ऑब्जेक्ट। क्या नाम देते हैं? लोकेटिव ऑब्जेक्ट नाम देते हैं इसे। लोकेटिव का मतलब दैट इज रिलेटेड टू लोकेशन, लोकेशन का मतलब प्लेस, और ऑब्जेक्ट की तरह वो काम में आ रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन वो हकीकत में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब उस सेंटेंस से पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर कंसेप्ट? तो इसलिए ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बेहतरीन तरीके जब हम पढ़ चुके हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना है ना, क्योंकि अपनी तरफ से हम कुछ रूल अगर बनाते हैं शॉर्ट में तो वो गलत होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, एक सिंपल सा एग्जांपल है। प्रांजल, फुल आवाज में आराम से जितनी तेरी आवाज है 4 बार स्टॉप 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 बोल। हाँ बोलना है 4 बार स्टॉप स्टॉप स्टॉप। स्टॉप 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 स्टॉप। ग्रीन सिग्नल पे क्या करना होता है? चलना होता है। अरे क्या बात है, फिर तो इसका मतलब, क्योंकि वो तो ये कर रही थी स्टॉप बोलना होता है तो तो इसका मतलब है कि वही वाला कंसेप्ट आ गया जो मैंने बताया था ना, कि हमें कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए होता है? तो धूप चाहिए होती है। तो अब दिमाग एक्टिव हो गया प्रांजल का, तो इसका मतलब है हम कई बार, नहीं तो ऑलरेडी बता ही रखा है ना कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए होती है। इसका मतलब है कि ये तो वो वाली बात कर रहा है अदम में। तो अदम से मैं इस बात को, अदम तुम खाली पेट कितनी रोटी खा सकते हो? बिल्कुल भूखा पेट है तुम्हारा, कितनी रोटी खा सकते हो? 6। भाई एक ही खा सकते हो, एक खाने के बाद तो पेट भर गया ना, खाली कहां रहा वो? तो इसलिए मैंने एक साथ मुंह में रख लेगा। तो इसीलिए अदम में भाई साहब आप जो कह रहे हो ना कि कपड़े सुखाने के लिए वो इतनी इतनी सी फिर बेटा रोटी नहीं होती, वो पापड़ी होती है ठीक है, तो वो भी एक साथ नहीं खाई जा सकती। 6 पापड़ी एक साथ खा लेगा क्या कोई? हाँ वो अलग बात है। तो गलत प्रूव ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि गलत के ऐसे जैसे हमारी तरह तो वो ही है कि भाई सर अब ये कह दे, इसको तो क्या रियलिटी का पता नहीं है, ये कह दे सर आप भी तो ऐसे करते थे। जैसे क्या होता था कि जब मेरी शादी हुई थी तो वो जो कैंडिडेट है वो क्या है कि वहां सिटी में रहने वाली थी, और सिटी के लोग हैं तो होते हैं ना, और हमें गांव के, भाई ठेठ गांव के लोग हैं। और सिटी के लोग क्या होते हैं कि रोटियों में बड़ा अलग ही कंसेप्ट चलता है उनका, कि उसमें आर पार दिख जाए रोटी में, चिड़िया लेके उड़ जाए, ऐसी रोटी बनाते हैं सामान्यतः। अब हमारे वो पड़ता नहीं खाए, यार ये क्या है, ये कोई रोटी है? रोटी रोटी के तरीके से होनी चाहिए भाई, ये तो पापड़ है। अब रोटी बन के आए तो एक दिन फिर मैंने कहा पार पड़ेगी नहीं ऐसे, ये तो अब कहें कि रोटी थोड़ी हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग बनाया करो, हल्की फुल्की थोड़ी ढंग की तो हो, रोटी जैसी लगे वो है, कि तुम तो क्या है बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत में इतनी पतली कि उसके जो ऊपर की पापड़ी होती है ना, उसकी लेयर होती है पतली वाली लेयर, वैसी नीचे वाली लेयर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो इसमें घी कहाँ आएगा? क्योंकि घी तो आप फिर उसमें चुपड़ ही नहीं सकते ढंग से उसको।
तो बेटा रोटी घी को पिएगी किसमें, सब्जी में? सब्जी में अगर घी डाल लेंगे तो उसका एक नुकसान ये होता है कि फिर सब्जी में स्वाद नहीं रहता। कारण क्या होता है, अगर घी ऊपर से सब्जी में डाल लिया तो उसकी मिर्च को बिल्कुल खत्म कर देता है घी की आदत होती है। घी कठिन से कठिन, तगड़े से तगड़े जहर को खत्म करने की खासियत रखता है। अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है तो उसको घी पिला दो, तुरंत पूरे जहर को डिस्ट्रॉय कर देगा घी जाते ही। घी की विशेषता होती है। ये तो अब श्वेता यूं कह रही है, श्वेता यूं कर रही है, क्यों? क्योंकि श्वेता को तो ये सिखाया गया है कि ज्यादा घी मत खाए, नहीं मोटी हो जाएगी। अपन आजकल तुम बताओ ईमानदारी से, फ्री हैंड, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाते और फुल डाइट, मतलब जितना मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कहता कितना घी आ गया, कितना घी आ गया है, क्यों फराना ऐसे डरती है ना घी खाने से? कितने लोग हैं जो ईमानदारी से कि फ्री हैंड हो के हम तो सर कोई हम देखते ही नहीं है, ऐसे खूब खाते हैं हम तो। लड़कियां विशेषकर, लड़कों को हाथ खड़ा नहीं करना है, लड़कों का तो कोई मैटर नहीं है, बाकी डरते हो। नहीं डरने वाले हाथ खड़ा करो। हनीसा डरती है। अच्छा खा ले तो घी कितना भी, शुद्ध घी होना चाहिए। कहा जाता है कि बीरबल को अकबर के दरबार में अपॉइंट जो किया गया था ना, वो इसी बिहाफ पर किया गया था। एक बार क्या हुआ, अकबर का जो दरबारी, मैं बताता हूं तुम्हें, अकबर का एक दरबारी व्यक्ति था जो, अकबर का दरबारी व्यक्ति था जो अकबर को रोज पान लगाकर देता था। वो एक बार बीरबल के पास, बीरबल पनवाड़ी का काम किया करते थे पहले, तो वहां पनवाड़ी यानी पान लगाने वाले, तो उनका काम किए करते थे। तो वहां पर वो व्यक्ति गया जो पान लगाता था बादशाह का, अकबर का। उसने कहा कि पंडित जी 250 ग्राम बुझा हुआ चूना दे दो। चूना लगाते ना इसमें, पान में जो लगाते हैं, कि 250 ग्राम। बीरबल दिमाग तेज रखता ही था, उसने कहा 250 ग्राम चूना, तुझे क्या चाहिए, पूरी बारात के लिए पान लगा रहा है क्या? कि नहीं 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 नहीं, ये तो क्या मैटर है, मुझे समझा थोड़ा, मुझे कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है यार। गड़बड़ क्या है, बादशाह सलामत ने मंगाया है, फिर तो पक्का गड़बड़ है। किस सिचुएशन में कहा था तुझे चूना लाने के लिए? कि कुछ नहीं, सुबह आज आए दरबार में तो मैंने उन्हें पान पेश किया, पान खाते ही थोड़ी देर बाद में उन्होंने कहा जा 250 ग्राम बुझा हुआ चूना लेके आ। बीरबल हंसा, मैं क्या, क्यों हंस रहा है? कि तू निपट गया आज। कि क्यों? कि 250 ग्राम चूना तुझे खाना है, बादशाह तुझे खिलाएंगे आज इसको। कि मुझे क्यों खिलाएंगे? कि बेवकूफ आदमी, तो इतने दिनों से पान लगा रहा है, तुझे ये नहीं पता पान में कितना चूना लगाना होता है। तूने बादशाह के पान में ज्यादा चूना लगा दिया, जिसको खाने से उनकी जीभ कट गई, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं। और उनकी जीभ कटने से तुम्हें अपने काम के प्रति सीरियस होने के लिए सिखाने के लिए वो 250 ग्राम चूना तुझे खिलाया जाएगा। और तू जानता है 250 ग्राम चूना खाने से फिर तू क्या हो जाएगा? तू बचेगा क्या 250 ग्राम चूना खाने से? अंदर से पूरा शरीर जो है वो कट जाएगा तेरा। और उसने कहा क्या करूं मैं, क्या करूं, तू तो बहुत तेज दिमाग रखता है यार, अब तू ही उपाय बता। उसने कहा ऐसा कर, चूना तो ले जा, और बादशाह कहे ना खाने की तो खा भी लेना, लेकिन उससे पहले घी पी जा एक बार। कि घी कहां से लाऊं मैं तुरंत? मेरे पास है, गांव से आया है, ले जा। अब डबल काम कर लिए, घी भी बेच लिया और अपनी बुद्धिमानी भी प्रदर्शित कर दी। तो वो वहीं से तुरंत क्या है, लगभग पहले के लोग थे आधा किलो घी पी के और चला गया। अब जैसे दरबार में पहुंचा, इसीलिए तो तू ऐसा हो रहा है। तो अभी मैंने कहा ना आधी किलो घी पी के चला गया, जो ये ऐसे कर रहा है। तो अभी दुनिया से मिला नहीं है। ये टेंट की बाल्टी आती है ना सब्जी परोसने वाली, ये तो देखी होंगी तुमने। हमारे यहाँ एक गांव है, वहां के लोग जो हैं बड़े बूढ़े हैं, वो तो जवान नहीं है, बड़े बूढ़े एक बाल्टी भर के खीर खा जाते हैं। टेंट वाली जो बाल्टी है ना, इतना। मेरे साथ, चलो वो बात तो मैं बताऊं, मेरे साथ ट्रेनिंग के दौरान 2004-5 की बात बता रहा हूं, तब ट्रेनिंग के दौरान एक कैंडिडेट था जोधपुर का, एक बार बैठने में यानी एक टाइम में फिक्स 25 रोटियां खाता था। वही लगता तो हमें भी ऐसा ही था, लेकिन मतलब ऐसा ही था। अब वो आधा किलो घी पी के चला गया। जाते बादशाह को कहा महाराज ये लीजिए चूना, मैं क्या करूं इसका? बैठ के खा चुपचाप इसको। और वो करे यार, बंदा तो तेज ही था भाई, पंडित जी तगड़े ही। बैठ के उसने कहा महाराज, थोड़ी तो नानुकुर की, महाराज ने चुपचाप खा, और औरों से कह दिया कि देखना इसको, मैं तो जा रहा हूं
देखना ये खाए कि नहीं खाए पूरा। वो व्यक्ति पूरे चूने को खा गया। शाम को फिर उसने जब पान पेश किया तो अकबर का दिमाग ठनका। कह रहे तुम मरा नहीं? नहीं नहीं, आपकी दया दृष्टि है, ऐसे कैसे मर जाऊं? तो सही सही बता क्या बात है। और उसने पूछा खाया कि नहीं? इसने कहा महाराज खा तो पूरा लिया था। कि तू बचा कैसे, ये बता, कारण बता। उसने कहा बताने में फायदा नहीं, बात तो निकलेगी। उसने कहा हमारा ऐसा ऐसा है। और कहा जाता है उसके बाद में बीरबल को अपॉइंट किया गया था दरबार में। क्या जो इतना तेज दिमाग वाला व्यक्ति है उसको तो अपने यहां जगह होनी चाहिए। ऐसा ही कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में जो डेजर्ट है ना, वहां पर एक सांप होता है, पीवड़ा सांप बोलते हैं। हालांकि वो वाइपर की सैंड वाइपर जो होता है उसकी कैटेगरी है वो। तो कहा जाता है वो रात को एक्टिव होता है वो सांप, और सोते हुए व्यक्ति के सीने पर बैठता है और उसकी श्वास के साथ अपना जहर रिलीज करता है। और जहर रिलीज करके उसके कपकपी लग गई। जहर रिलीज करता है और वो जहर क्या करता है, उसके गले की टिश्यूज जो है ना उनके साथ रिएक्शन करके या फफोले कर देता है, फपोले हो जाते हैं। और फिर उन फपोलों के अंदर जो लिक्विड होता है ना वो रिएक्शन कर करके बहुत तेज जहर बन जाता है। और कहा जाता है वो फपोले इतने से होते हैं कि सुबह जगकर अगर व्यक्ति ने कुछ पी लिया, कुछ खा लिया, या सूरज उग आया और सूरज की थोड़ी सी भी गर्मी अगर उसको मिल गई तो फपोले फूटना शुरू हो जाते हैं। और फूटना जब शुरू हो जाते हैं तो पेट में जाएंगे, तुरंत व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब वहां के लोगों का ये तरीका है कि वो क्या करते हैं कि जैसे उसको पता लगता है कि ये पीवड़ा सांप अपना काम कर गया, जहर छोड़ गया, तो उस व्यक्ति को जगाते हैं और उसको जबरदस्ती जबरदस्ती कर करके और उसको घी पिलाते हैं। और कुछ पिला नहीं सकते क्योंकि नहीं बॉडी में एक्टिव हो जाए वो, और घी एक्टिव होने नहीं देता जहर को। तो उसको वो घी पिलाते हैं, और घी पिलाने से उसके जो फफोले हैं वो फूट जाते हैं। लेकिन वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? घी के साथ। तो रिएक्शन होता नहीं है, एक्टिव होता नहीं है। जो वेनम होता है वो ज्यादा घी पीने से तब तक पिलाते हैं जब तक वो वॉमिट ना कर दे। भाई घी की भी एक लिमिट होती है ना, इतना ही तो पी सकता है, ऐसे कैसे पी जाएगा ज्यादा। तो पश्चिमी राजस्थान में तुम कह रहे हो ना सर ऐसे कैसे आधा किलो घी में ऐसे कर रहे थे, वो इतना पी गए। तो इसमें पश्चिमी राजस्थान के अभी भी वहां पर रिवाज है, खाना खाने बैठते हैं ना तो एक कटोरी भर के और घी लेके बैठते हैं वो। उनके अगर सब्जी वब्जी नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं, घी लिया कटोरी में उससे लगा लगा के खा लेंगे, ऐसे करते हैं वो। तो अलग सिस्टम उनके। तो उस वॉमिट होने के से फिर वो पूरा जो वेनम है वो बाहर आ जाता है। बचे कुछ वो फपोले जो होते हैं वो थोड़े छिल जाते हैं या फूट जाते हैं, तो उनके लिए फिर डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लेते हैं। तो घी का तो इतना वो होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें अपनी तरफ से कोई रूल इस तरीके का नहीं बनाना। रूल जो एग्जैक्ट मैंने बता दिया उसी पर आपको कंसंट्रेट करना है। और मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि तुम्हें रूल याद नहीं है, याद तो है, शॉर्ट में मत चलो कभी भी। तो अब हमें याद रखना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे तो प्रियांशी कैसे लगाएंगे? पहला रूल कि वर्ब होनी चाहिए, एक्शन वर्ब। दूसरा फिर पता लग जाए एक्शन वर्ब है तो हमें वहां आंसर निकालना है किससे? अब हमने कहा ही रीच्ड, वो पहुंचा, वह क्या पहुंचा, वह किसको पहुंचा, मिलेगा क्या जवाब? नहीं मिलेगा। वह कहां पहुंचा, इसका जवाब मिलेगा वेयर हमारे ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में शामिल नहीं होता। तो यहां पर भी हम जब बात कर रहे हैं तो हमने कहा ही डज नॉट वॉन्ट टू स्विम हियर, ही डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? स्विम करना। या तो मिल गया आंसर। और अगर आंसर मिल गया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ टू स्विम जो है वो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। क्लियर है? थर्ड हो जाएगा रूल नंबर थर्ड, एज अ कॉम्प्लीमेंट किसके रूप में आता है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे हमने कहा हिज ड्यूटी इज टू सर्व ड्रिंक्स, यानी उसकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? टू सर्व, सर्व करना। तो यहां पर टू सर्व जो है वो कॉम्प्लीमेंट है क्या? बताओ मुझे, है? कैसे पता लगा? यानी यहां पर ये लिंकिंग वर्ब आ रही है, उसकी ड्यूटी है क्या? सर्व करना। सर्व करना ही है उसकी क्या? तो दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर होते ही वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ये हमने पढ़ ही लिया था, ये यहां कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? रूल नंबर 4।
क्लियर है? रूल नंबर 4 क्या? एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं क्या, आफ्टर अ प्रपोजिशन, यानी प्रपोजिशन के बाद में यूज अगर होती है तो वो भी क्या है, आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है वो? वर्ब का नहीं, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपर जो इसकी लैंग्वेज बनती है वो यही बनती है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब अलग चीज होती है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना अलग चीज होती है। प्रपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद आएगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट